हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह ग, कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ जैसे सभी एग्जाम के लिए जो कि आने वाले आपके एग्जाम हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात। इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पर 3 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें हमने यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ा था, उसके बाद हमने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा और फिर हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति से देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर रूस की क्रांति यहाँ पर हुई थी और यहाँ से आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी क्लासेस आपने ये 3 क्लासेस नहीं देखी हैं विश्व के इतिहास की, तो उनको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी क्लास हो हमारी यूट्यूब की। और साथ में यहाँ पर आपको और भी क्लासेस देखनी है, जैसे कि विश्व का इतिहास हो गया, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं हम, और साथ में जो उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है उत्तराखंड का उसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये सभी वीडियो को आप देख लेना, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति को शुरू करने से पहले यहाँ पर आप रूस का मैप देख लीजिए। ये रहा रूस का साम्राज्य, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा यूरोप का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी, और नीचे आपको इटली दिखाई दे रहा है। और जो इसका राइट वाला पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ पर आपको रूस देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना सा आपको यहाँ पर मैप में देखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति किस तरीके से शुरू हुई उस चीज़ को हम देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया, और 1917 में अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था, और फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हो गया था। यानी कि ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ये पूरा रूस की क्रांति का क्या है, एक सार है, ये एक संक्षेप में है, जो कि आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से इसको मैं समझाने वाला हूँ। यानी कि 1917 में रूस की क्रांति हुई, और फिर इस समय तक क्या था यहाँ पर शासन चल रहा था, राजशाही का राजतंत्र था। और फिर 1917 फरवरी की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो ये राजशाही है उसका पतन हो गया था, और फिर रूस की क्रांति यहाँ से शुरू हो गई थी। तो हम देख लेते हैं इससे पहले कि यहाँ पर जो रूस की क्रांति है यहाँ पर क्या स्थिति थी रूस में, किस तरीके से यहाँ के लोगों का कार्यकाल था, किस तरीके से यहाँ पर शासन व्यवस्था चल रही थी, और कहाँ कैसे लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा बैकअप बना लेते हैं, एक बेस तैयार कर लेते हैं, जिससे कि रूस की क्रांति को आपको समझने में आसानी रहेगी। तो रूस की साम्राज्य यहाँ पर देख लेते हैं। इस समय जो साम्राज्य था वो किस तरीके का था यहाँ पर, तो यहाँ राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। और 1914 के समय में यहाँ पर जो रूस का शासक था उसका नाम है जार निकोलस द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय यहाँ पर शासन कर रहा था, जो कि अंतिम शासक था यहाँ का। इसके बाद यहाँ पर कोई भी शासक नहीं आए थे, जो कि राजतंत्रात्मक शासक कहते हैं जिनको। आप देखेंगे कि ये जो राजतंत्र है इसमें जो लोग होते थे वो शाही लोग हुआ करते थे, जैसे कैथोलिक हो गया, मुस्लिम लोग, प्रोटेस्टेंट, और कुछ बौद्ध लोग भी इसमें शामिल थे। तो एक सामंतवादी लोगों का एक क्या था, शासक था। इस समय जो जार निकोलस था वो रूस का अंतिम शासक था, और इस जार निकोलस का एक नारा था, और उस नारे का नाम क्या है, एक जार, एक चर्च और एक रूस, ठीक है। एक जार, एक चर्च, एक रूस, किसका नारा है ये, यहाँ का निकोलस द्वितीय का। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये जो फोटो है यही है एक शासक है जिसका नाम है जार निकोलस द्वितीय। तो उस टाइम का ये रूस का शासक हुआ करता था। अब ये जो जार शब्द आप देख रहे हैं, तो उस समय जो शासक हुआ करते थे रूस में उसको हम जार बोला करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। जो भी उनका नाम होता था उससे पहले ये जार शब्द को जोड़ लेते थे। जैसे निकोलस द्वितीय यहाँ पर शासक था, तो उसका नाम इन्होंने बोला जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी राजशाही व्यवस्था, जारशाही व्यवस्था, जो जार नाम था, इसका समापन 1917 में रूस की क्रांति जब हुई उसके बाद इसका समापन हो गया था। आप यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ग्रिगोरी रासपुतिन, जो कि यहाँ पर जो शासक है जिसका नाम है निकोलस द्वितीय, उसका ये क्या है, सलाहकार है। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये है एक
जादूगर माना जाता है इसको, और ये अनपढ़ व्यक्ति था, यानी कि इसको कोई बुद्धि विवेक नहीं थी। लेकिन ये इसके कंट्रोल में ये था कि ये एक जादूगर था, इसलिए इसके कंट्रोल में पूरा शासन चलता था। जैसा ये बोलता था वैसा इसका जार जो शासक था वो करता था, तो इसी के इशारे पर ये काम किया करता था। अब इस समय जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी और समाज कैसा था रूस का, वो भी देख लेते हैं हम, थोड़ी सी नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो 85% यहाँ की जो जनता थी वो रूस की, वो खेती पर निर्भर करती थी, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो किसान थे। और किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि इनका जो भी खाने पीने का खाना पीना होता था वो बिल्कुल भी ना के बराबर था इनके लिए, और लोग भूखे रहते थे यहाँ पर। और इनकी जो संपत्ति थी उन पर अधिकार यहाँ पर सामंतवादी लोगों का था और राजशाही लोगों का अधिकार था इन पर। तो जो भी ये उपजाऊ अनाज को उपजा करते थे, तो वहाँ पर जो भी इनके पास अनाज आता था ये क्या करते थे, शाही लोगों को दे देते थे, और इनके पास जो भी मात्रा में बचता था वो अपने लिए ले लेते थे। तो इस तरीके से देखें तो इनकी जो स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी और बहुत ही दयनीय स्थिति थी, यानी कि गरीब वर्गों में शामिल थे। इस समय अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उसी का असर यहाँ पर भी देखने को मिला। धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग सेटअप होने लगे थे, लेकिन इस समय यहाँ पर उद्योग बहुत कम थे, जिसके कारण यहाँ पर लोग बहुत बेरोज़गार भी थे। और जिन लोगों को यहाँ पर नौकरी मिली थी इन फैक्ट्रियों में, जो भी ये कारखाने हुआ करते थे, वहाँ पर ये जो मज़दूर हुआ करते थे इनमें महिलाएं भी हुआ करती थी, पुरुष हुआ करते थे और बच्चे, सभी लोगों को यहाँ से काम कराया जाता था। और ये जो काम कराया जाता था ये 15-15 घंटे तक काम कराया जाता था, और साथ में इनको जो वेतन है वो बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो ये मज़दूर वर्ग है ये भी बहुत परेशान था, यहाँ का जो राजशाही परिवार है उससे, और साथ में यहाँ के किसान भी यहाँ से क्या थे, बहुत परेशान थे। अब आप देखेंगे यहाँ पर रूस में समाजवाद को देख लेते हैं सबसे पहले हम रूस में, क्योंकि यहाँ से हम आपका बेस तैयार होगा। क्योंकि जो ये रूस है ये पहला ऐसा देश बना जिसमें समाजवाद का यहाँ पर जन्म होता है, और यहाँ पर जो समाजवाद वाले लोग होते हैं उनका यहाँ पर शासन होता है। जैसे कि आप देखेंगे इसके बाद लेनिन को, तो उसने यहाँ पर क्या किया, शासन किया था, जो कि समाजवाद को फॉलो करता था। तो ये समाजवाद होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो समाजवाद का अर्थ है, आपको देखने को मिलेगा, प्रत्येक के अनुसार क्षमता अनुसार काम कराना। तो जितने भी लोग हैं अगर आप उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम करा रहे हैं तो वो समाजवाद कहलाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे एक युवा पुरुष की बात देखें जो कि एक हट्टा कट्टा युवा है, और एक वृद्ध व्यक्ति की बात करें तो इनकी क्षमता अलग अलग है। तो वृद्ध व्यक्ति से कम काम कराया जा सकता है, और फिर जो यंग लड़का है उससे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, ये समाजवाद कहता है। यानी कि यहाँ पर जो कैपेसिटी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। उसके बाद समाजवाद ये भी कहता है कि जो कार्यानुसार वेतन है उसको देना पड़ेगा आपको। यानी कि आपका जो काम है, अगर आप छोटा काम कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से कम पैसा मिलेगा, अगर आप ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो ये समाजवाद की यहाँ पर परिभाषा थी। और समाजवाद ये कहता था कि यहाँ पर एक राज्य होना चाहिए जो कि एक जो सारा काम है, जो भी अभी मैंने बताया कि क्षमता अनुसार काम करना और वेतन देना, तो ये इसका नियंत्रण किसके पास होना चाहिए, एक राज्य के पास होना चाहिए। और वो जो राज्य है वो समानता का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि जो अमीर गरीब हुआ करते थे, या फिर जो कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्गों में जो एक बंटवारे की भावनाएं थी और एक भेदभाव वाली भावना थी, उस कोई एक समानता के रूप में देखने की बात करते थे। तो ये एक समाजवाद का यहाँ पर देखा जा सकता है। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उस समय ये रूस की फ़ोटो है, और उस समय जो रूस में यहाँ पर मज़दूर वर्ग हैं ये खाना खा रहे हैं। देख लीजिएगा आप यहाँ पर जो फैक्ट्री के बाद फैक्ट्रियों में खाना खिलाते हैं, तो इस तरीके से एक ही जगह पर कितने लोग खाना खा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय यहाँ पर आपको देखने को दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर एक ही हॉल में देख लेंगे आप, यहाँ पर एक ही साथ कितने लोग यहाँ पर सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो ये काम करने के बाद जैसे आप 14-14, 15-15 घंटे काम कराते हैं, उसके बाद रेस्ट देने के लिए जो भी टाइम मिलता है तो इस हॉल में यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। ये इनका यहाँ पर चलता था। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाजवाद की बात कर रहे थे, तो समाजवाद को देख लेते हैं और भी इसके बारे में। तो समाजवाद जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रॉबर्ट ऑवेन। तो रॉबर्ट ऑवेन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था,
और जो ये रॉबर्ट ओवेन थे ये कहाँ के रहने वाले थे, वेल्स के रहने वाले थे, और इन्हीं को यहाँ पर आदर्श समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आदर्श समाजवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, जो कि वेल्स के निवासी हैं। फिर आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स को भी यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। और ये जो कार्ल मार्क्स है ये जर्मनी का निवासी है। जो भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उसको कार्ल मार्क्सवादी कहा गया। तो मार्क्सवादी विचारधारा ने भी यहाँ पर जन्म लिया था। और फिर जो लेनिन आए थे, तो लेनिन भी क्या थे, इससे प्रेरित थे कार्ल मार्क्स से, और फिर इन्हीं की जो विचारधारा थी उनको वो फॉलो किया करते थे। और आप यहाँ पर देखेंगे जो दास कैपिटल एक इन्होंने पुस्तक लिखी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये 2 पुस्तकें जो लिखी थी ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर एक कार्ल मार्क्स का नारा था, दुनिया के मज़दूरों एक हों। तो दुनिया के मज़दूरों एक होने का मतलब है कि समाजवाद को बढ़ावा देना, यानी कि यहाँ पर समानता की बात करना, जो कि आपको राजशाही और मज़दूर वर्ग में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है उस डिफरेंस को कम करना, और दुनिया के मज़दूरों एक हो, ये इनका क्या था, नारा था कार्ल मार्क्स का। अब यहाँ पर एक लेजेंड पुरुष आते हैं यहाँ के, जिनका नाम है व्लादिमीर इलीच उलियानोव। इन व्यक्ति को आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनको लेनिन के नाम से ये विख्यात थे। तो लेनिन इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हम इसका जन्म देख लेते हैं, जन्म कब हुआ। तो 22 अप्रैल 1870 में इनका जन्म हुआ था यहाँ पर रूस में। और ये जो विचारधारा थी इनकी वो मार्क्सवादी विचारधारा थी। तो इस समय क्या था कि एक क्रांतिकारी परिवार से संबंध रखते थे, और इनकी पिता की डेथ होने के बाद, और इनका जो भाई था वो भी ये राजशाही था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। तो इस वजह से उसको फांसी दे दी गई, और इसी से प्रभावित होकर फिर यहाँ पर जो लेनिन थे वो क्रांतिकारी बने, और इन्होंने फिर यहाँ पर राजशाही के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन कराना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो ये लेनिन थे, इनको यहाँ के जो राजशाही लोग थे, जो जार था यहाँ का, उन्होंने क्या किया, देशद्रोह का यहाँ पर इसको दर्जा दे दिया, लेनिन को देशद्रोह करार कर दिया। और फिर ये क्या कर गया, यहाँ से रूस से चले गया। और रूस से यहाँ जाने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक जो देश है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर ये चले गए थे, और वहीं से फिर इन्होंने क्रांतिकारी संगठन का वहाँ पर जिम्मा उठाया। वहीं से ये क्या करते थे, रूस की क्रांति के लिए अपना योगदान देते थे। तो इसी वजह से अलग अलग देशों में ये जब जाते थे तो फिर वे अपना अलग नाम बदल के जाते थे ताकि इनको कोई पकड़ ना ले। तो इसी वजह से एक इन्होंने अपना नाम रखा था जिसको इन्होंने बोला लेनिन, और इसी नाम से ये ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो हम लोग अभी इनको लेनिन नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि जो लेनिन है इनका वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम है इनका व्लादिमीर इलीच और उलियानोव। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1870 में। तो इतनी सी बात आपको लेनिन के बारे में पता चल गई होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर त्यागी थी, उसके बाद क्या किया था इन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस थे विभिन्न देशों में जाके इन्होंने एक सेना का यहाँ पर निर्माण किया था, जिसको आप बोलेंगे आज़ाद हिंद फौज। उसी प्रकार यहाँ पर लेनिन ने भी क्या किया, विदेशों में जाकर अपने देश के लिए, रूस के लिए यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों को एकत्रित किया और वहाँ के बारे में बताया, और इस तरीके से फिर वहाँ पर क्रांति को इन्होंने जन्म दिया वहाँ पर से। और इनकी विचारधारा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था इनकी रूस की क्रांति को। अब यहाँ पर एक देखेंगे, कुछ समाजवादी जो लोग थे 1898 में इन्होंने एक संगठन बनाया, और इस संगठन का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और इसका जो काम हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि समाजवाद को बढ़ावा देना है, और जो भी मजदूर वर्ग हैं, कृषि वर्ग है, इनको समानता दिलाना है, और इनको यहाँ पर जो भी इनके साथ शोषण किया जा रहा है उस शोषण को कम करना है। इनका यही काम हुआ करता था, और क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे ये। फिर आप देखेंगे 19वीं सदी के चलते चलते यहाँ पर रूस में जो है उसके ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहा करते थे, जैसे जो किसान हुआ है या फिर मजदूर लोग, उनमें भी समाजवाद की भावना काफ़ी सक्रिय हो चुकी थी। तो समाजवाद को वो जानने लगे थे, और फिर वहाँ से उनकी ये भावनाएं जब जागरूक हुई तो उन्होंने लास्ट में 1900 में क्या किया, एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया।
और इसका काम भी सेम उसी तरीके से था जैसे ऊपर वाली पार्टी का है, जो कि डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का है। तो इनका काम भी वही था। आप देखेंगे जो जब 1903 की बात आती है तो 1903 में यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में RSDLP लिख दिया है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, तो इसका विभाजन हो जाता है दो भागों में। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी कोई संगठन होता है तो हो सकता है वहाँ पर एक विचारधारा न हो के दो दो विचारधारा काम कर रही हो। जैसे इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जब इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर चल रही थी, तो यहाँ पर भी दो लोगों का क्या था, दो पार्टियों में यहाँ पर सूरत अधिवेशन में आप देखेंगे एक गर्म दल और एक नरम दल, दो दलों में यहाँ पर विभाजित हो गई थी कांग्रेस पार्टी। तो उसी तरीके से जो रूस की जो ये पार्टी है उसमें भी ये दो क्रांतिकारी पार्टियों में विभाजित हो गए थे, जिनमें से एक है पहली पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, और जो जिनका मुखिया है लेनिन इनके मुखिया थे। और ये जो व्यक्ति थे ये आक्रामक व्यक्ति थे, और इनके जो कारनामे होते थे वो आक्रामक थे, यानी कि ये बातचीत से काम नहीं चलाते थे, आक्रामक शैली इनकी हुआ करती थी, और इनको बहुसंख्यक कहा जाता था। ठीक है। दूसरे लोग थे मेंशेविक, और इनको कहा जाता था नरम दल, यानी कि ये क्रांतिकारी पर विश्वास नहीं करते थे, आक्रामक इनका रवैया नहीं हुआ करता था, और ये नरम प्रकार के हुआ करते थे, और ये जो थे इनको अल्पसंख्यक कहा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेस तैयार होता है क्रांति के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ संगठन तैयार हो चुके हैं, और यहाँ के जो ग्रामीण जनसंख्या है और कृषि मजदूर सब लोग पीड़ित हैं, सब लोगों का शोषण यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर 1905 का जब समय आता है तो यहाँ पर एक क्रांति को जन्म मिलता है। तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1905 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो राजशाही था एक निरंकुश राजशाही था, और 1905 तक मजदूरों की स्थिति में गिरावट आई थी, और जो इनका वेतन हुआ करता था इस टाइम पे, तो वेतन में भी इनकी कमी आ गई थी, 20% तक का इनका वेतन कम कर दिया गया था, और मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का यहाँ पर से ऐलान कर दिया था, क्योंकि इनको मजदूरी नहीं दी जा रही थी और इनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा था, 14-14, 15-15 घंटे काम लिया जा रहा था। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, अपने संगठनों के माध्यम से यहाँ पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। तो इनकी जो मांग थी वो सिंपल सी ये थी कि इनकी जो तनख्वाह है उसमें वृद्धि की जाए, और जो इनका काम है इनको कम किया जाए, यानी कि 8 घंटे तक इनका काम किया जाए, और इनकी जो कार्य स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार लिया जाए। तो ये इनकी मांग हुआ करती थी, और इस मांग को यहाँ पर नकार दिया गया यहाँ के शासन के द्वारा। तो इसी दौरान आप देखेंगे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पादरी गैपोन। तो पादरी गैपोन के नेतृत्व में ये जो भी मजदूर, जो भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने एक क्या किया, जुलूस निकाला, जो कि जार के महल के पास पहुँचे जब ये, तो उस समय यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, बहुत ढेर सारी संख्याओं में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। तो पुलिस ने यहाँ पर क्या कर दिया, इन पर हमला बोल दिया, यानी कि गोलीबारी चला दी। तो इस घटना पर यहाँ पर आप देखेंगे 100 लोगों से ज़्यादा के लोगों की मृत्यु हो गई थी, और 300 के लगभग लोग घायल हो चुके थे। तो इस जो ये घटना थी ये रविवार के दिन हुई थी। जैसे आप यहाँ पर इंडिया में देखते हैं, भारत में देखते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। जैसे एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोली चला दी थी, और जनरल डायर ने। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दिया, सैनिकों ने इन पर गोली चला दी थी, और अनेकों लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। और इस तरीके इसको इन लोगों ने क्या कहा, फिर खूनी रविवार मनाया इसको। तो इस दिन को एक खूनी रविवार के दिन के नाम से याद किया जाता है इस दिन को। अब ये जो घटना घटी थी, इस घटना ने पूरी रूस में यहाँ पर क्रांति ला दी थी, और फिर यहाँ से इसी घटना को ये रूस की क्रांति की घटना का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। तो जितने भी वर्ग यहाँ पर हुआ करते थे, जैसे कुलीन वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वकील वर्ग है, टीचर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी ने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया इस राजशाही जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए जार ने एक अपना चाल चली, और उसने क्या किया, एक संसद का निर्माण यहाँ पर कर दिया, संसद का गठन कर दिया, जिसको इन्होंने ड्यूमा बोला। क्या बोला, ड्यूमा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रूस है उसकी संसद का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ड्यूमा। जैसे भारत की संसद का नाम है संसदीय, और
अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो रूस की संसद है उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया था ये 1905 में किया गया था, जो खूनी रविवार है इसके बाद किया गया था। अब आप देखेंगे तो 1914 का टाइम था, तो प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर चल गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो कि यूरोप के दो देश हुआ करते थे खतरनाक, जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी का साथ दिया था ऑस्ट्रेलिया और तुर्की ने। दूसरा देश था फ्रांस, फ्रांस के साथ ब्रिटेन था। और फिर ये रूस वालों ने भी इनका क्या करना कर दिया, साथ देना शुरू किया। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध जो कि 4 साल तक चला था। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध है ये क्या है, रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो 1857 का विद्रोह माना जाता है। ठीक है, जिसमें कारतूसों का प्रयोग करने से यहाँ के सैनिकों ने मना कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ का जो तात्कालिक कारण है तो वो क्या है, 1917 में ये प्रथम विश्व युद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल गरीब थे, मजदूर वर्ग थे, इनके पास खाने के लिए खाना अच्छे तरीके से नहीं था, सैनिकों के पास यहाँ पर तनख्वाह नहीं दी जाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ का जो जार निकोलस था द्वितीय, वो क्या था, एक निरंकुश राजा था और उसने अपनी मर्जी के से यहाँ पर क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और यहाँ पर फ्रांस का साथ दिया। जो कि रूस की जनता थी वो नहीं चाहती थी कि हम इनका साथ दें। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ये इनका साथ दे सके। हुआ भी ऐसा ही। और क्या हुआ अभी आप देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में तो इन लोगों ने, रूस ने काफ़ी समर्थन किया था इस प्रथम विश्व युद्ध को, क्योंकि उस समय पर थोड़ा सा इनकी सेना ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, काम कर रही थी। फिर जो ये लेनिन है, लेनिन ने भी इस फैसले का विरोध किया था, क्योंकि लेनिन भी नहीं चाहते थे कि रूस यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो जर्मनी के विरोध में यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग, जो यहाँ की राजधानी थी पेरिस की, उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये एक जर्मनी शब्द है। तो जर्मनी नाम होने के कारण इन लोगों ने जर्मनी के खिलाफ आंदोलन किया था। प्रथम विश्व युद्ध में ये जर्मनी के खिलाफ थे। उनके खिलाफ होने के कारण इन लोगों ने जो भी जर्मनी के नाम की जो चीज़ें थी उनका नाम बदल दिया था। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम इन्होंने पेट्रोग्राद रख दिया था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस युद्ध में रूस को काफ़ी नुकसान हुआ। जो रूस का पश्चिमी क्षेत्र था ये हड़प लिया था यहाँ पर जर्मनी ने। तो इस वजह से यहाँ के जो फैक्ट्री हुआ करती थी, जो यहाँ के मज़दूर हुआ करते थे, जो यहाँ की खेती हुआ करती थी, फसल हुआ करती थी, तो ये सब को नुकसान हुआ यहाँ पर। और फिर जो यहाँ की स्थिति थी और ख़राब हो चुकी थी। एक तो पहले से लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, और यहाँ पर इस प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया, और भी इस पर जले पर नमक छिड़क दिया। तो आप देखेंगे 30 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर शरणार्थी हो गए थे, यानी कि अलग जगह पर चले गए थे अपना निवास स्थान छोड़ के, क्योंकि इस युद्ध ने इनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो यहाँ के जो सिपाही हुआ करते थे, जो युद्ध में भाग लेते थे रूस के, वो भी तंग हो चुके थे, वो भी परेशान हो गए थे इस लड़ाई से, क्योंकि उनके पास भी यहाँ पर पूरी फैसिलिटी नहीं उपलब्ध थी बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल हार का सामना कर रहे थे। इस वजह से ये इन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। और फिर ये क्या करना, इन्होंने फिर लड़ना नहीं चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो इनका जार था वो चाहता था कि हम फिर भी यहाँ पर इनका साथ दे। ठीक है, तो इसी वजह से फिर आप देखेंगे यहाँ पर पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति होती है। तो फरवरी की क्रांति आप देखेंगे 8 मार्च से 16 मार्च 1917 में होती है। तो पेट्रोग्राद मतलब सेंट पीटर्सबर्ग, जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर ये क्रांति होती है। अब आप देखेंगे कि जो पेट्रोग्राद की क्रांति है ये तो फरवरी में होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इसकी डेट लिखी है वो मार्च लिखी है। ऐसा क्यों? तो इसका एक कारण है कि इस समय पर जो रूस है, 1 फरवरी 1918 तक यहाँ पर एक कैलेंडर चलता था जिसको हम जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जूलियन कैलेंडर चलता था, और जो अभी वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। तो इन दोनों में अंतर ये था कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो 13 दिन आगे था जूलियन कैलेंडर से। तो इसी वजह से ये एक जो क्रांति थी रूस के अकॉर्डिंग तो फरवरी में थी, और हमारे अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्च में इसको देखा गया। ठीक है, तो 13 दिन का यहाँ पर अंतर इन दोनों के बीच में था।
अब हम यहाँ पर देखते हैं जो 22 फरवरी या फिर 8 मार्च का दिन था, ठीक है, उस दिन क्या हुआ। उस दिन क्या हुआ, फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। जो भी यहाँ की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, उद्योग धंधे हुए करते थे, वहाँ पर इन यहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। और इस हड़ताल में यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं ने भी भाग लिया। तो महिलाओं ने भाग लेने के कारण 8 मार्च को ये दिन था। 8 मार्च का दिन होने के कारण इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 8 मार्च को। और उसका कारण आपको पता चल गया है कि इस दिन जो रूस की महिलाएं थी, इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ का जार निकोलस था उसके खिलाफ मजदूरों ने हड़ताल की और तालाबंदी फैक्ट्रियों में कर दी थी। तो इनका क्या काम था, ये चाहते थे कि जो इनके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, इनकी तनख्वाह कम थी, काम घंटों घंटों कराए जा रहे थे, तो यही चाह रहे थे कि इनके कामों में कमी की जाए, घंटे में कमी की जाए। तो यही लोग ये नारा लगाते थे और इन्होंने क्या किया, पेट्रोग्राद का यहाँ पर घेराव कर लिया। जो पेट्रोग्राद यहाँ का राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पर जो जार रहा करता था, जार का महल था, वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसका घेराव कर दिया था। और जार ने ये बोला कि इन लोगों पर गोली चला दो और इस प्रदर्शन को यहाँ पर ख़त्म कर दो। लेकिन जो जार के सैनिक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, गोली चलाने से मना कर दिया। गोली चलाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो इसके सैनिक थे वो भी तंग आ चुके थे इस जार से, क्योंकि इनको तनख्वाह तो दी नहीं जाती थी सैनिकों को, और ये भी परेशान थे इस बेचारे अपने शासक से। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का साथ दिया जो कि मजदूर वर्ग थे यहाँ पर। और फिर इसी वजह से यहाँ पर 25 फरवरी या फिर 11 मार्च की अगर आप बात करें, तो सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। जो ड्यूमा संसद थी उसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। और यहाँ के जो सिपाही और मजदूर थे उन्होंने क्या किया, एक सोवियत परिषद का गठन कर दिया। जो कि आप यूएसएसआर नाम सुनते हैं, सोवियत संघ, तो उसमें जो सोवियत है उसका ये इन लोगों ने क्या किया, गठन किया। तो फरवरी की जो क्रांति है, इसका जो श्रेय जाता है यहाँ के मजदूरों को जाता है, यहाँ की महिलाओं को जाता है, यहाँ के क्रांतिकारी लोगों को जाता है। तो जार ने यहाँ पर क्या किया, 16 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी और उस दिन से फिर यहाँ पर इसका त्याग पत्र दे दिया गया। और फिर सोवियत में एक अंतरिम सरकार की गठन की गई। तो अंतरिम सरकार की जो गठन किया गया, वो उसमें मजदूर वर्ग थे और जो मेंशेविक लोग थे वो लोगों ने अंतरिम सरकार बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर राजतंत्र का अंत हुआ 1917 में, और वो दिन था 16 मार्च का, जब इसने जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी को त्यागा था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता जो लेनिन थे वो रूस लौट आए थे, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र खत्म हो चुका था। जो यहाँ का जार निकोलस था उसने अपनी गद्दी त्याग दी थी, तो इसलिए इस लेनिन को किसी का डर नहीं था। इस वजह से इसने क्या किया, रूस में वापस लौट आई। अभी तक ये स्विट्ज़रलैंड से कमान संभाल लेते जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। अब ये क्या किया, इन्होंने रूस से वापस लौट आए और इन्होंने इन्होंने वचन दिए। वचन मतलब अप्रैल थीसिस इसको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, अप्रैल थीसिस दी एक, और इस अप्रैल थीसिस में इन्होंने क्या कहा, युद्ध का समापन किया जाए, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में है उसमें भाग इन्होंने जो लिया था उससे हम हटेंगे, यानी कि वहाँ से अपने आप को बाहर निकालेंगे। इन्होंने एक तो ये कहा था। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा था कि सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाएगी। और तीसरी चीज़ इन्होंने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। यानी कि ये चाहते थे कि इनकी सरकार आए, बोल्शेविक की सरकार, यानी कि लेनिन शासक बनना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने अपनी घोषणाएं की कि हम ऐसा करेंगे अगर हम शासन में आ गए तो इससे लोग खुश हो गए कि उन लोगों को ऐसा ही तो चाहते थे। यहाँ के जो मजदूर थे वो यही सब जो चाहते थे कि युद्ध में भाग ना ले और जो उनकी ज़मीनें हैं उनको वापस मिल जाए और उनकी हालत अच्छी हो जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो ये सब काम लेनिन करना चाहते थे। तो इसी वजह से फिर आप देखेंगे अक्टूबर की क्रांति होती है, जो कि 1917 में होती है। तो 1917 में आप देखेंगे 24 अक्टूबर का दिन है या फिर 7 नवंबर का दिन। हमारे अकॉर्डिंग 7 नवंबर है और रूस के अकॉर्डिंग 24 अक्टूबर है। तो यहाँ पर ये डेट नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजिंग डेट है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सन याद करना है 1917 में अक्टूबर की क्रांति और फरवरी की क्रांति, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद करना।
तो इस समय क्या हुआ, 1917 में अक्टूबर के समय पर जो यहाँ की अंतरिम सरकार थी और जो बोल्शेविक जो कि लेनिन की संस्था थी, संगठन था, उन दोनों के बीच में मतभेद होने लगा, यानी कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था केरेंस्की, जो कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों संगठनों में क्या हुआ, मतभेद होना शुरू हुआ और गोलीबारी चलना शुरू कर दिया, इन लोगों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे फिर धीरे 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 करके दिसंबर के समय पर 1918 के आते आते यहाँ पर बोल्शेविकों का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि इस लड़ाई में बोल्शेविकों ने क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया और यहाँ पर रूस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखने के बाद इन्होंने क्या किया, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर देश में बना दी गई। यानी कि एक दल यहाँ पर सिर्फ रूसी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि यहाँ पर शासन कर रही थी। इसके बाद फिर आप देखेंगे आप यहाँ पर जो कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। तो यूएसएसआर का यहाँ पर गठन हो गया। यानी कि ये कहने का मतलब है जो कि आप सोवियत संघ देखते हैं। तो इस क्रांति के बाद जब लेनिन यहाँ पर शासक बने तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर संबोधित ये कर रहे हैं जनता को, मजदूर वर्ग को। तो इसकी फ़ोटो आपको देखने को मिल रही है। दूसरी आपको ये ड्यूमा देख रही है जो कि सोवियत संघ की बैठक है, ठीक है, फरवरी 1917 की ये फ़ोटो है, आपको देखने को मिल रही है। फिर आप देखेंगे यहाँ की जो क्रांति है उसके बाद यहाँ की स्थिति सुधार हुई और स्थिति सुधार होने के बाद यहाँ पर स्कूल की ये स्थिति है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नई क्रांति को जन्म दिया गया और यहाँ पर रूस की क्रांति का समापन होता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1918 से 1920 में यहाँ पर गृह युद्ध चलता है, ठीक है। तो ये 1918 से 1920 का समय यहाँ पर गृह युद्ध का है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डेट याद करनी है इनका सन। फिर आप देखेंगे कि जो रूसी साम्राज्य में यहाँ पर जो ज़्यादातर हिस्से थे 1918-1919 के बीच में, यहाँ पर एक तो थे सामाजिक क्रांतिकारी और दूसरे थे जो जार के समर्थक थे। इनको तो बोला वाइट्स और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको इन्होंने बोला ग्रीन्स है। तो दो लोगों का नियंत्रण यहाँ पर रहा था। धीरे धीरे ये जो वाइट्स थे, जार के समर्थक थे, इनका नियंत्रण खत्म हो चुका था और इनका नियंत्रण खत्म करने के लिए यहाँ पर लेनिन ने एक पुलिस गुप्तचर पुलिस बनाई थी जिसको इन्होंने चेका कहा, ठीक है। इसका नेतृत्व इनको लेनिन ने क्या था, इसकी एक गुप्तचर संस्था थी जिसको पुलिस बोला, जिनको इन्होंने लास्ट में चेका कहा। बाद में इनको क्या कहा गया, OGPU और NKVD ये नाम दिया गया। लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं रखना इतना, आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है कि जो गुप्तचर पुलिस थी यहाँ की, इसको चेका कहा जाता है, ठीक है, चेका। तो 1920 तक यहाँ पर क्या हुआ, बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था पूरी तरीके से, रूस में बोल्शेविकों का शासन था। 1922 तक यहाँ पर आप देखेंगे कि रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों को द्वारा USSR स्थापित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे नई आर्थिक नीति यहाँ पर लेनिन ने शुरू की 1921 में और 1924 में यहाँ पर लेनिन की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से रूस का नया आधुनिकीकरण किया जाता है और इसका निर्माता यहाँ पर स्टालिन को माना जाता है। तो इसके बाद नए शासक आए रूस में जो कि स्टालिन थे, जिनको आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रूस की क्रांति होती है ख़त्म। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से और लेके आएंगे, प्रथम विश्व युद्ध लेके आएंगे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध लेके आएंगे और फिर इस तरीके से हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो और यहाँ पर थैंक यू।